अभी ट्रंप की मीटिंग होने जा रही थी शी जिनपिंग के साथ, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं इस मीटिंग के, तो उसको थोड़ा डीले किया जाए। अब बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सामने आ रही हैं कि ईरान एक चाइना का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिडिल ईस्ट में है। तो अभी तक इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन चाइना शांति से बैठा है। इज़ चाइना वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू, मतलब एक अनसेट स्टैंड तो है ही है, लेकिन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक अ फाइनल स्टैंड, और वो इस मीटिंग के बाद हो जाएगा? या अगर ये मीटिंग डिले होते या कहीं अमेरिका या ट्रंप कहीं एक बैकफुट पे देखते हैं तो बीजिंग एक पूरी तरीके से स्टैंड लेकर के सामने आएगा? और क्या चाइना आगे चल के आपको लगता है कि इज इट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू मीडिएट टॉक्स? तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना मीडिएशन नहीं कर सकता है। चाइना को यूएस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ मीडिएटर, ठीक है। तो चाइना की वो छवि ही नहीं है, वो इतना प्रभावशाली देश नहीं है इस बात में कि वो मीडिएशन कर सके। हाँ, दावा उन्होंने किया था कुछ साल पहले कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच में मीडिएशन किया था। इसके ऊपर भी उन्होंने एक दावा किया था और इसके विरोध में भी मैंने कुछ व्यूज़ सुने थे। ईरानियंस से भी सुना था और कोई और ऑब्जर्वर्स से भी सुना था कि ये तो चाइना की मांग थी कि भाई दुनिया में ऐसा नैरेटिव फैला जाए कि भाई हमने बीजिंग ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव कम किया और मीडिएशन किया। तो इस केस में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इज़राइल की जो एक्शन थी गाज़ा में उसको चाइना ने खूब क्रिटिसाइज़ किया है, और चाइना और यूएस के बीच में तो काफ़ी सालों से एक कंपटीशन चल ही रहा है। वो राइवल्स है, एडवर्सरीज़ है, लॉन्ग टर्म एडवर्सरीज़ है। बात अब ये आती है कि आज की तारीख में चाइना ने क्या किया है। चाइना की और ईरान की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है। चाइना ने वहाँ पर कमिट किया था कि हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, मिलियन नहीं बिलियन, $500 बिलियन, बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। तो ऐसे हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईरान में। और ईरान का अभी तक वो तेल खरीद रहे थे, ईरान को वो आर्म्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे थे। ईरान में उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कई क्या कहते हैं प्रोग्राम्स बनाए हैं उन्होंने। तो एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा ना कि अगर ईरान इतनी बड़ी ट्रबल में है तो चाइना जल्द से जल्द आके उसकी मदद करेगा। मगर जैसे आपने कहा, स्मृति आपने ही कहा कि वो शांत रहे हैं। अभी शांत रहने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि इसमें अपने आप को जोड़ने से जो यूएस और चीन के बीच में तनाव चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, और उसमें चीन को अपना नुकसान नज़र आ रहा है। टैरिफ्स की दृष्टि से देखें या कोई और चीज़ों में देखें तो उनको अपना नुकसान नज़र आ रहा है। और चीन जो है वो अपना पहला सोचते हैं अपने देश के बारे में, बाद में दूसरों का सोचते हैं। तो ये फ़र्क है चीन में और भारतवर्ष में। हम जो है मूल्य और सिद्धांत पे चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हैं, और वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमारे G20 में हमने कहा था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच भी यही है कि भाई हम दुनिया के लिए भी कुछ हित सोचें, हम हमारा हित भी सोचें और दुनिया का हित भी सोचें। ये हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत भी है। चीन में ये नहीं है। चीन में ये है कि वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने कुछ खास अभी ना कहा है ना बोला है। बोलने में तो बोल चुके हैं ऑलरेडी क्रिटिसिज्म, मगर प्रैक्टिकल वे में उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया है। अब थोड़ा थोड़ा हेल्प आ भी सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं ईरान को, जैसे उन्होंने, लोग कहते हैं कि उन्होंने रूस को भी हेल्प किया है यूक्रेन वॉर में कुछ हद तक। तो ऐसा कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। अभी तक नहीं की है हेल्प, मगर अभी तक कोई मतलब ठोस सबूत ऑफिशियल नहीं है कि इन्होंने ये हेल्प कर दिया है। तो मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि ये करने की उनकी इच्छा रहेगी। उनकी इच्छा क्या रहेगी कि ये युद्ध जो है वो थोड़ा लंबा चले, तो यूएस जो है वो थोड़ा और फंसे इसमें। जैसे रूस वहाँ यूक्रेन में फंसा है, तो फिर इधर यूएस
फंसें और $1 बिलियन पर डे उनका खर्चा हो तो और कमज़ोर होता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चीन की नज़र में। और चीन जो है वो अपनी गेम भी लंबी गेम खेलते हैं। तो अभी चीन तो अपनी जो शक्ति है उसको उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। उसके आर्मामेंट्स देखें, उसकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, मिसाइल बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, तो वो तो अपने भंडार भर रहे हैं ना अभी। और वो देख रहे हैं कि आगे जाके वॉर ऑफ एट्रिशन अगर हुआ, लंबी चली लड़ाई, युद्ध अगर लंबे समय तक चला तो पर्याप्त मात्रा में ये सब चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, शिप्स चाहिए, सबमरीन्स चाहिए। उन्होंने ये भी देखा है कि 1945 में यूएस जो है वो इतनी बड़ी महाशक्ति क्यों थी, सैन्य शक्ति, और क्यों जीती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए जीती कि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी वो सबसे आगे थी दुनिया में। जितनी बोट्स, शिप्स, टैंक्स, गन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस बना सकता था, एम्यूनिशन वगैरह, वो और कोई देश नहीं बना सकता था। इवन फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने आफ्टर इनिशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II अपने नक्शे, डिज़ाइन वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया था। कि जो ब्रिटेन का जो फेमस एयरक्राफ्ट था, स्पिटफायर एयरक्राफ्ट, वो आफ्टर बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद, जिसमें काफ़ी लॉसेज हुए थे, एट्रिशन हुआ था, ये सारी तो मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था एयरक्राफ्ट। फ्रेंच एयरक्राफ्ट भी यूएस में बन रहा था क्योंकि उनके पास वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज़ नहीं थी। तो चाइना ने जो लेसन सीखा है हिस्ट्री में से वो ये है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ। और आज की तारीख में यूएस के मुकाबले में चीन जो है वो अगर नंबर से चले तो शिप्स, प्लेन्स वगैरह, सबमरीन्स वगैरह बहुत जल्दी से बनाता है। ऑफ कोर्स क्वालिटी में मैं ये कहूँगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इक्विपमेंट होता है वो आधुनिक होता है और चीन के इक्विपमेंट से आगे होता है। इंटरेस्टिंग सर, ये मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट है। मुझे लगता है कि इतना हिस्ट्री से रिलेट करके जो इम्प्लिकेशंस हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही नया आपने इसको हाईलाइट किया है। अच्छा रशिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू स्मृति, जो स्टोरेज अपने भंडार इसलिए भरेंगे कि कल अगर ताइवान स्ट्रेट में कुछ ऐसी बात हो गई तो उसके लिए तो उनको अपने स्टोर भर के रखने हैं। हाँ, उनको रेडीनेस चाहिए। उनको ये नहीं सुनना है अपने कमांडर्स से कि हमारे सारे एयर डिफेंस के मिसाइल्स अभी ख़त्म होने वाले हैं। और कंसिडरिंग कि ये जो छोटे कंट्रीज़ जिस तरीके से रिवोल्ट करके या जिस तरीके से वॉर का जो सिनारियो चल रहा है वो शॉर्ट लिव्ड वॉर नहीं है, वो सालों साल चल रही है। 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, अब कितना लंबा चलती हैं वो तो खैर वो पता नहीं। मगर इसमें आपने जो नहीं पूछा उसका भी मैं बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो चीन का जो वर्चस्व है इसमें बढ़ा नहीं है। मेरी राय में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि वो ईरान के लिए कुछ खास कर नहीं पाया है। ठीक है, इतना सारा कहने के बाद कि हम आपके दोस्त हैं, हमारा बेल्ट एंड रोड आपके साथ है, $500 मिलियन का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरी राय में थोड़ा सा वर्चस्व कम। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान ने इसको एंटिसिपेट किया होगा। क्या होगा, मगर रूस का ये भी कह सकते हैं कि रूस का जो क्रेडिबिलिटी है और वर्चस्व कहेंगे जिसको, वो थोड़ा बड़ा है। उसका कारण ये है कि रूस जो है वो थोड़ा मोर ओपनली ईरान को मदद करने के लिए तैयार है। और रूस ने इसमें इनडायरेक्टली 1-2 फायदे रूस को मिले हैं। एक तो ये कि देखिए यूक्रेन में आप रूस को हरा नहीं पाए हो। वैसे भी अगर कोई महाशक्ति है उसको दूर दराज इलाके में जब जाते हैं तब हराने की शक्यता रहती है। जैसे कि चीन को कोरिया में कोई नहीं हरा पाया, यूएस नहीं हरा पाई। मकार्थर यालू रिवर तक पहुंच गए थे ऊपर, मगर फिर उसके बाद जाके 38 पैरेलल तक उसको चाइनीज़ वॉलंटियर फोर्स ने फिर और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस ने धक्का मार के नीचे तक ले आए। वियतनाम दूर की जगह थी तो यूएस उसमें हारा। अफगानिस्तान में यूएसए और रूस, सोवियत यूनियन दोनों हार गए। तो यूक्रेन में इतना आसान नहीं है कि रशिया को हराए, वो नेक्स्ट डोर है। जैसे चाइना के लिए कोरिया था ऐसे ही इनको नेक्स्ट डोर है। दूसरी बात है कि अभी जो ध्यान है वो पूरा यूक्रेन से चला गया है, क्योंकि इस वॉर ने ये भी साबित किया कि नेटो में भी दरारें हैं और जो
ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप कहते हैं उसमें भी दरारें हैं। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं यूएस को कि आपने हमको पूरी मदद यूक्रेन के वॉर में युद्ध में नहीं की किया है, तो फिर हम आपके युद्ध में क्यों ऐसे ही आके पार्ट लें। वैसे भी नेटो जो है वो तो नॉर्थ अटलांटिक के लिए है, वो एशिया के लिए तो है ही नहीं। हाँ। तो नेटो के माध्यम से तो अगर आप लोगों को आमंत्रित करो तो नेचुरली प्रश्न चिन्ह होता है इसके ऊपर कि भाई नेटो के माध्यम से कैसे जाए। अब अगर कोई मदद करें यूएस को और इजराइल को अलायंस पार्टनर्स, तो वो अपनी अलायंस पार्टनरशिप के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं, नेटो के माध्यम से नहीं कर सकते। हाँ। इसमें किसने नेटो को कंसल्ट किया है? तो इसमें रूस को थोड़ा फायदा हुआ है कि वो पूरा जो अटेंशन है वो यूक्रेन से चला जाएगा अभी। लेकिन सर एक बात तो क्लियर है, आपने बताया कि ईरान की ये जो वॉर है, ये जो पूरा सिचुएशन है, ये कब एंड होगा अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल चलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इस शो पे मैं ये पूछूंगी कि हाउ डू यू सी इंडियाज कॉशियस अप्रोच टू ईरान वॉर? विल इंडिया पिक साइड इन द कमिंग डेज? और ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी भारत ने भी मेंटेन की हुई है, इसको वर्ल्ड इस वक्त, हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग इट? नहीं, आपने कई चीज़ बोल दी है 3 इस चीज़ें प्रश्न पूछी में। है मैंने। तो आई विल ओनली स्पीक अबाउट वेदर और नॉट इंडिया वुड पिक साइड्स। तो इसमें इंडिया को साइड पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है वो सबसे पहले अगर रियल पॉलिटिक के हिसाब से चले तो इसमें पहले तो हमें अपना 1.4 बिलियन पीपल का जो हित है वो पहले देखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो 9 मिलियन ओवरसीज़ इंडियंस है जो कि खाड़ी के देश में ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में ही है। पूरे ईरान में कुल मिला के 10,000 थे इंडियंस, जिसमें काफ़ी लोग ऑलरेडी आर्मीनिया और अज़रबैजान के रास्ते से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। तो जो 9 मिलियन है वो तो खाड़ी के देश में है, तो उसका हित तो पहले सोचना पड़ेगा। फिर हमें हमारा 1.4 बिलियन पीपल का जो हित है, हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो हित है, हमारा विकसित भारत का जो हित है वो सोचना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जाके कोई भी अपना युद्ध शुरू करें तो हम जाके उसमें साइड्स पिक करें। इसमें किसने कहा है कि हमें जाके साइड्स पिक करनी है? हम ये कर सकते हैं जो कि हमने किया है कि शांति के लिए हम जनरल आवाज़ उठाएं, हम बातचीत के माध्यम से जितने भी तनाव के प्रश्न है उसका हल करें। इसके लिए हम बोले हैं, हम इसके लिए हमेशा बोलते रहेंगे। तो इसमें कोई साइड पिक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है, हमारी हिस्ट्री है, तो आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जो इंडिया की तरह मूल्य और सिद्धांत पे चला है और सभी को एक्सेप्टेबल रहता है। जैसे इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में भी ट्रेडिशनली हम दोनों के साथ संबंध अच्छे रख रहे हैं, रखते आए हैं। हमने सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी कोई ऐसा साइड पिक कभी नहीं किया है, पास्ट में भी। हमने जो ये यूक्रेन वॉर हुआ उसमें भी हमने साइड पिक नहीं की है। हमने जो साइड पिक की है वो शांति की साइड पिक की है। तो आज जब दुनिया में इतना एक अस्थिरता का माहौल फैला हुआ है और जब इतने युद्ध चल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि भारत के सिवा और कौन सा देश है कि जो शांति की बात करता है हमेशा? शांति का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो ओपिनियन है वो देने से हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। हम शांति का पक्ष रखते हैं। तो इसमें कौन सी साइड लेना ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। मतलब कि बिन ज़रूरी प्रश्न है ये। कल उठ के कहीं और जंग होगी, युद्ध होगा, तो क्या हम जाके उसमें भी ये कहेंगे कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं साइड पिक करूं? मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं देखूं कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगी और भारत के हित में क्या है, उसके आधार पर फिर हम चलेंगे। और ये सरकार कर रही है। एक उदाहरण भी दे रहा हूँ। शुरू में लोगों ने काफ़ी निंदा की कि उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, तो क्यों इंडिया ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। हुआ था वो प्रदर्शन। अब रिसर्च करें आप, तो रिसर्च करने से तो
आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी अगर कंडोलेंस बुक साइन करें तो आपने अपना शोक तो प्रकट किया है। कहाँ लिखा है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही बोलना है, जबकि परिस्थिति के बारे में आपको कुछ, वातावरण के बारे में जो हकीकत क्या है वो पता भी नहीं है, वो उन देशों में भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो जब बात आई कंडोलेंस बुक की, तो जाके हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके साइन किया। अब व्यक्तिगत रूप से आप उसकी भी रिसर्च कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम लीडर जो खामेनी साहब थे वो नेचुरली बड़े वरिष्ठ नेता थे उस देश के, और उनको नेचुरली उनका लीडर होने से लोग आदर भी करते हैं। क्या भारतवर्ष के प्रति उन्होंने कभी कोई हमारे प्रश्नों पे सपोर्ट दिया है या कुछ और किया है, तो उसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है कि पिछले कई सालों में उन्होंने कई बार बिन ज़रूरी चीज़ों के ऊपर भी बयान दिया था। कश्मीर पे बयान दिया है, कहीं गाज़ा में कुछ चल रहा है या म्यांमार में चल रहा है, तो उनका जो बयान था, चाहे खुतबे में हो चाहे कहीं और हो, वो ये था कि ये जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ जो है मुसलमान है वो ओप्रेस हो रहे हैं। तो ये भी एक हमारी भी रेड लाइन है। मैं तो मानता हूँ, मेरे लिए तो रेड लाइन है, चाहे सरकार के लिए हो ना हो वो अलग बात है, मगर व्यक्तिगत रूप से मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, मेरे लिए वो रेड लाइन है कि ये रेड लाइन जो है वो आप क्रॉस कोई नहीं कर सकता है। करेगा तो उसका फिर हमें भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है उसके बारे में, यही तो हमारा काम है।